नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसराइल ने आखिर मानवता की मिसाल पेश कर ही दी। जिस इसराइल पर गजा को लेकर असीम क्रूरता के आरोप लग रहे थे, उसके प्रधानमंत्री ने गजा पर परमाणु बम गिराने की बात करने वाले अपने एक मंत्री को कैबिनेट की बैठकों से निलंबित कर दिया है। पहली बार नहीं है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल के नेताओं ने गजा को पूरी तरह मिटा देने के अनेक बयान दिए हैं। उन सभी बयानों के बाद गजा पर बमबारी और तेज हुई। आखिर परमाणु बम से हमला करने की बात पर इसराइल हरकत में क्यों आया? क्या इसलिए कि उसने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि परमाणु बम है? क्या अब भी उसे लगता है कि जो बम बरसाए जा रहे हैं उनका असर परमाणु बम के असर जैसा नहीं है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक नक्शा बनाकर दिखाया है अपनी एक रिपोर्ट में कि गजा की 1/4 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। इतने बम गिरे हैं। यही वो मंत्री हैं, चरमपंथी पार्टी उज़्मा यहूदित के नेता अमिचे एलियाहू। रेडियो इंटरव्यू में इनसे सवाल पूछा गया कि क्या गजा पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए। मंत्री ने कह दिया, हां, यह एक विकल्प है। जैसा पत्रकार वैसा जवाब। दोनों ही होश में नहीं हैं कि अगर गजा पर परमाणु बम गिरा तो उसका असर इसराइल पर भी पड़ेगा। एलियाहू ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह हर समझदार इंसान को पता है कि परमाणु वाली बात प्रतीक के तौर पर कही गई। एलियाहू उसी पार्टी के सदस्य हैं जिससे इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्विर आते हैं। बेन-ग्विर वही मंत्री हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि गजा में मानवीय सहायता नहीं, हजारों टन विस्फोटक जाना चाहिए। खुद भले ही एलियाहू उतनी अहमियत ना रखते हों, मगर ऐसे ही बयान इसराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग दे चुके हैं जब उन्होंने कहा कि गजा में कोई नागरिक निर्दोष नहीं है। जब इस मंत्री से पूछा गया कि गजा पर पूर्ण कब्जा हो जाएगा तो फलस्तीनी आबादी कहां जाएगी, तो जनाब ने कहा कि वो आयरलैंड या रेगिस्तान में जा सकते हैं। गजा के आम लोगों को राक्षस कहते हैं, जबकि अमेरिका से लेकर तमाम देश बार बार कह चुके हैं कि हमास और गजा के आम लोगों में बहुत अंतर है। गजा के सभी लोग हमास नहीं हैं। एलियाहू ने कहा है कि उत्तरी गजा को अस्तित्व का अधिकार ही नहीं है। क्या इस बात के लिए नेतन्याहू पूजे जाएंगे कि उन्होंने परमाणु बम गिराने वाले एक मंत्री को कैबिनेट की बैठकों से निलंबित कर दिया? मगर वही बातें तो बाकी लोग भी कर रहे हैं। खुद उनके फैसलों से भी यही झलकता है। जेरूसलम पोस्ट ने संपादकीय में लिखा है कि एलियाहू को जाना होगा, मगर गजा के नागरिकों पर हजारों टन बम गिराने वाले नेतन्याहू को कौन बर्खास्त करेगा? वहां के अखबारों में ही लेख छप रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस्तीफा देना चाहिए, नाकामी की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और फिर इन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। जेरूसलम में नेतन्याहू के घर के बाहर सरकार की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। उनके इस्तीफे और जेल में डालने की मांगे की गईं। तल अवीव में हजारों लोगों का प्रदर्शन हुआ। लोगों के पोस्टर पर युद्ध विराम की मांगे लिखी हैं और बंधकों की हर हाल में रिहाई के नारे लिखे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर ने ट्वीट कर कहा है कि नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए इसराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उच्चतम मानकों के अनुसार अपनी कार्रवाई कर रहा है। गजा के नागरिकों पर बम गिराए जा रहे हैं। दुनिया भर के देश बमबारी रोक देने की अपील कर रहे हैं। नेतन्याहू का दफ्तर कह रहा है कि इसराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उच्चतम मानकों के अनुसार अपनी कार्रवाई कर रहा है। अगर यह उच्चतम मानकों का प्रदर्शन है, पालन है, तो क्या इसके बाद भी कुछ कहना और समझना बाकी रह जाता है? जो इसराइल किसी की नहीं सुन रहा, परमाणु बम वाले बयान को लेकर हरकत में क्यों आया? इसराइल के परमाणु बम रखने के अंदेशे के चलते ही उसके पड़ोसी देश परमाणु बम रखने की बात करते हैं। ईरान पर इस बात को लेकर प्रतिबंध भी लगाए गए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंची। क्या इस चिंता से इसराइल ने विरासत मंत्री को निलंबित करने की बहुत जल्दी दिखाई? 7 अगस्त के बाद से लेकर अब तक इसराइल ने गजा पर कितने हजार टन के बम गिराए हैं, इसे लेकर मीडिया में अलग अलग आंकड़े हैं। 3 नवंबर की मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट है कि इसराइल अभी तक 25,000 टन बम गिरा चुका है, जो 2 परमाणु बम के बराबर है। गजा के एक घर पर औसतन 10 टन बम गिरा है। पिछले 2 दिनों में और भारी बमबारी हुई है। डॉक्टर अबू सित्ता ने ट्वीट किया है कि अल शिफा में 500 शव लाए गए।
डॉक्टर सिता गजा के अल-शिफा अस्पताल के सर्जन हैं, वहां पर वॉलंटियर के रूप में काम करने गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट की तस्वीरों से रिपोर्ट किया है कि जबलिया कैंप पर गिराए गए कम से कम 2 बम 2000 पाउंड के थे। सूत्रों के हवाले से ही रिपोर्ट हुआ है कि अमेरिका अब इसराइल को छोटे बम भेजने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका को उम्मीद है कि इसराइल नागरिकों को पहुंचाने वाली क्षति को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल करेगा। क्या दुनिया को अब मानवता की यही परिभाषा स्वीकार कर लेनी चाहिए कि अमेरिका छोटे बम की सप्लाई करेगा ताकि नुकसान कम हो? क्या यह मान लिया गया है कि अब दुनिया में कोई भी सोचने समझने लायक नहीं बचा? 30 दिनों से बम बरस रहे हैं, 10,000 से अधिक लोग मर गए, हजारों लोग घायल हो गए। अब अमेरिका छोटा बम भेजेगा ताकि आप उनकी मानवीयता पर पिघल जाएं। जिस मंत्री ने परमाणु बम से हमले की बात कही है और जो नेतन्याहू कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? बम गजा पर गिर रहे हैं और मानवता इसराइल में प्रवाहित हो रही है। यहां के 100 डॉक्टरों ने, इसराइल के 100 डॉक्टरों ने मांग पत्र पर दस्तखत किए हैं कि गजा के अस्पताल पर बम गिरा देना चाहिए, जैसे अभी तक इसराइल गजा के अस्पतालों पर पानी छिड़क रहा था। 29 दिनों से जो डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारी गजा में फंसे हैं और बमबारी के बीच इलाज कर रहे हैं, क्या उन्हें भी मारने की मांग की जा रही है और वो भी डॉक्टर कर रहे हैं? क्या नेतन्याहू इन 100 डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जब से युद्ध शुरू हुआ है, गजा में 40 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी मारे गए हैं। कई डॉक्टरों का पूरा परिवार तबाह हो गया है और उसके बाद भी 100 इस्राएली डॉक्टर बाकायदा साइन कर रहे हैं कि गजा के अस्पतालों पर बम गिरा देना चाहिए। जो भी है, इसराइल के इस मंत्री के बयान को लेकर अरब देशों ने एक बार फिर से निंदा और कड़ी निंदा करने की जिम्मेदारी निभा दी है। अरब देशों ने प्रेस रिलीज जारी करने में कोई कमी नहीं की। बम गिरने के साथ ही उनके यहां से कड़ी निंदा की प्रेस रिलीज आ जाती है। 30 दिनों के बाद भी अरब एकता नाम की चीज नजर नहीं आई और आई भी तो उसका असर नहीं दिखा। अमेरिका के विदेश सचिव 1 महीने में तीसरी बार इसराइल और अरब देशों का दौरा कर रहे हैं। इनके दौरे से हेडलाइन ही बन रही है मगर नतीजा नहीं निकल रहा। ब्लिंकन मानवाधिकार के लिए विराम की बात करते हैं मगर इसराइल उसका उल्टा करता है। 22 अरब देश हैं जिसका हिस्सा फलस्तीन भी है। इन 22 देशों में से जॉर्डन और बहरीन को छोड़कर किसी ने इसराइल से अपने राजदूत वापस नहीं बुलाए। इराक, लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, ओमान, कतर, अल्जीरिया के राजदूत तल अबीब में मौजूद हैं। विश्लेषण छप रहे हैं कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसराइल से अपने रिश्तों को बेहतर करने में लगे हैं, जबकि गैर अरब देश बोलीविया, कोलंबिया, होंडुरस, चीले और तुर्की ने अपने राजदूत बुला लिए हैं। दुनिया के मानचित्र पर छोटे और मामूली नजर आने वाले कई देशों ने इसराइल के जवाबी हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में मानवीय ठहराव के पक्ष में वोट दिया है। इनमें ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, रूस भी शामिल हैं। आपको याद होगा कि भारत ने वोट नहीं दिया था। इसराइल को हथियार और पैसे की सप्लाई करने वाला अमेरिका अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कर पाया जिससे लगे कि नेतन्याहू उसकी बात सुन रहे हैं। केवल विश्लेषण छप रहे हैं कि अब अमेरिका विराम के लिए सख्त होने जा रहा है। इसी में 29 दिन 30 दिन गुजर गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा का भी कोई नतीजा नहीं निकला। गजा में मदद पहुंचाने का काम बहुत धीमा और अपर्याप्त है। विदेश सचिव ब्लिंकन के दौरे के एक दिन बाद इसराइल के विरासत मंत्री का बयान आ गया कि गजा पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए। इसराइल लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है और अमेरिका लगातार इसराइल को हथियार दे रहा है। जिसके पैसे और हथियार से आप जंग लड़ रहे हैं, उसे ही चुनौती देने की यह घटना कमाल की है और दुनिया के सामने है। इसे बियर हग कहते हैं। कौन जाने कान में किसने किसे क्या कहा, लेकिन जो सामने कहा जा रहा है उसमें लगता नहीं कि इसराइल कुछ छिपा रहा है। ब्लिंकन ने शुक्रवार को कहा कि मैंने नेतन्याहू से मीटिंग में कहा कि ठहराव पर विचार करें ताकि नागरिकों तक सहायता पहुंचे, और यह भी कहा कि हमास पर हमले के दौरान फलस्तीनी नागरिकों की मौतों को कम कैसे किया जा सकता है, इस पर सुझाव दिए गए। मगर नेतन्याहू ने कुछ ही देर बाद टीवी पर आकर कहा कि इसराइल ऐसे किसी भी ठहराव को ठुकराता है जिसमें हमारे बंधकों की रिहाई शामिल ना हो। ऐसा ठहराव हमास को मौका देगा कि वो फिर से संगठित हो। चूंकि नागरिकों के नुकसान की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही गई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी है, तो इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं कि अमेरिका ठोस रूप से दबाव डाल ही
ही रहा होगा, क्योंकि अरब देशों के साथ के बैठक में ब्लिंकन वही बात करने लगे जो नेतन्याहू कर रहे थे। ब्लिंकन ने कहा कि युद्ध विराम हुआ तो हमास के हमले बढ़ जाएंगे। कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेतन्याहू ने कहा कि हमारे बंधकों की रिहाई के बिना कोई युद्ध विराम नहीं होगा। इस शब्द को शब्दकोश से ही हटा देना चाहिए। यह संदेश हमारे मित्रों और शत्रुओं सबके लिए है। तो सूत्रों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है कि इस्राइल से कहा गया है कि हमले से पहले हमास के नेताओं के ठिकानों की बेहतर जानकारी जमा करे, टनल के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए छोटे बम का इस्तेमाल करे और जमीनी सैन्य बलों का इस्तेमाल कर नागरिकों को उन इलाकों से हटाए जहां पर हमास के लड़ाके मौजूद हैं। एम्बुलेंस पर बम गिराए जाने को लेकर इस्राइल की आलोचना हो रही है। इसके जवाब में इस्राइल ने कहा कि उसे ठीक ठीक जानकारी थी कि एम्बुलेंस में सवार होकर हमास के आतंकवादी भाग रहे थे। अब जिस इस्राइल को यह पता ही नहीं चला कि 7 अक्टूबर को हमास हमला करने आ रहा है, उसकी सीमाओं के भीतर घुस जाएगा, वह अब जान जा रहा है कि एम्बुलेंस में मरीज नहीं है, हमास के आतंकवादी भाग रहे हैं। इस्राइल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हुए हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने NBC न्यूज से कहा है कि हमास नागरिकों के साथ अपने घायल लड़ाकों को रफा बॉर्डर से मिस्र भेजना चाहता था, मगर ऐसा नहीं किया जा सका। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा है कि एम्बुलेंस लोगों को दक्षिण की ओर ले जाना चाहती थी ताकि उनका इलाज हो। रेड क्रिसेंट ने कहा कि हमारी 8 एम्बुलेंस इस्राएली हमलों के कारण खराब हो चुकी हैं। इस्राइल के इस हमले के विरोध में लंदन, पेरिस, बर्लिन में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। यह वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है। यहां भी रविवार के दिन काफी बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस्राइल इन प्रदर्शनों पर हमास के समर्थक होने का आरोप लगाता है, जबकि इनमें आने वाले लोग फलस्तीन की मांग कर रहे हैं, उसकी मुक्ति के नारे लगा रहे हैं और गजा पर बमबारी रोकने की मांग कर रहे हैं। इस्राइल के अखबारों में अब लेख छप रहे हैं कि इस्राइल के समर्थन में भी दुनिया भर में प्रदर्शन होने की जरूरत है, लेकिन यह वो प्रदर्शन है जो अपने देश की सरकार के खिलाफ भी हो रहे हैं। जनता खुद भी सड़कों पर आ रही है, ना कि लाई जा रही है। इस्राएली सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हमले के बाद से इस्राइल ने अपने विमानों से 15 लाख पर्चे गजा में गिराए हैं। अभी तक बम के गिराए जाने की ही रिपोर्ट हो रही है, मगर जेरूसलम पोस्ट ने छापा है कि 15 लाख पर्चे गिराए गए हैं और सेना ने दावा किया है कि 60 लाख फोन कॉल किए गए हैं। ऐसी कार्रवाई इस्राइल की सेना ने पहले भी की है। रिपोर्ट में यह साफ साफ नहीं लिखा है कि क्या ये फोन कॉल केवल गजा में किए गए। वहां तो बिजली नहीं, फोन चार्ज नहीं, कनेक्शन नहीं, बम गिर रहा है, फोन उठाने के लिए कौन घरों में बैठा है। विचित्र विचित्र की बातें हो रही। अल जजीरा में ये ज़ोरेन कुसुवैग की 3 नवंबर की रिपोर्ट है। बताया गया है कि इस्राइल हमले की शुरुआत में ये बताया करता था कि कितने हवाई हमले किए जा रहे हैं, कितने बम गिराए जा रहे हैं। फिर इसमें संशोधन किया गया। हो सकता है कि ये सोचकर कि गजा पर हजारों बम गिराना सही संदेश नहीं दे रहा है, तब इस्राइल ने ये आंकड़े देने शुरू कर दिए कि वो कितने ठिकानों पर हमले कर रहा है। 1 सप्ताह पहले आखिरी बार आंकड़े जारी किए गए कि गजा में 12,000 ठिकानों पर हमले किए गए। इसके अलावा कुछ जानकारी नहीं, कैसे हमला हुआ, किस पर हमला हुआ। अल जजीरा ने यह भी लिखा है कि गजा पर गिराए जाने वाले तकरीबन सभी बम अमेरिकी हैं, वियतनाम के ज़माने से इस्तेमाल हो रहे हैं। अल जजीरा के विश्लेषण के मुताबिक अब तक 6.5 करोड़ से अधिक के बम गिराए जा चुके हैं। इस युद्ध को जानने समझने के लिए कई तरह के अखबारों को पलटना पड़ता है। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आखिर इस्राइल ने यह जानकारी क्यों बंद कर दी कि कितने बम गिराए गए। इस्राइल के समाचार पत्रों में छप रहा था कि जिन परिवारों के लोग बंधक बनाए गए हैं वो नेतन्याहू और युद्ध से नाराज हैं। इस्राइल के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि बंधकों के कारण युद्ध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जेरूसलम पोस्ट में प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान छपा है कि जब तक बंधक रिहा नहीं किए जाएंगे सीज फायर नहीं होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में भी बयानबाजी हो रही है। बंधकों के बारे में ठोस प्रस्ताव या प्रयास या नतीजों का दर्शन नहीं हो रहा।
इस बीच वॉशिंगटन में फलस्तीन के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर हुए प्रदर्शन में मामूली हिंसा भी हुई। लोगों ने दीवारें फांदने की कोशिश की है। इमारत के दरवाजों पर लाल रंग फेंक दिया गया। ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोग हाथों पर लाल रंग लगाकर प्रदर्शन करने लगे, दिखाने के लिए कि अमेरिका के हाथ खून से सने हैं। अमेरिका में एक सैन्य जहाज को इस्राइल तक युद्ध सामग्री ले जाने से रोकने के लिए 50 प्रदर्शनकारी उस पर 5 घंटों तक रस्सियों से लटके रहे। वहां के अखबारों में छप रहा है कि गजा पर बमबारी के कारण जो बाइडेन के समर्थन में कमी आ रही है। गैलप के एक सर्वे में निकलकर आया है कि 1 महीने के भीतर जो बाइडेन के समर्थन में 11% की गिरावट आ गई है। बाइडेन को एक तरफ यहूदियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी मुसलमानों और गजा पर बमबारी के विरोधी उदारवादियों का समर्थन वो खोते जा रहे हैं। जो बाइडेन की डेमोक्रेट पार्टी में भी विभाजन देखा जा रहा है। इसके बाद भी जो बाइडेन अपनी लाइन पर शुरू से कायम है। इन प्रदर्शनों का असर तो हो रहा है, भले ही युद्ध विराम नहीं हो रहा है, मगर इस्राइल को लगने लगा है कि दुनिया में केवल उसकी बात नहीं जा रही है, उससे ज्यादा फलस्तीन की बात भी जाने लगी है। 1 नवंबर को बाइडेन भी ठहराव की बात कर चुके हैं। अमेरिकी सरकार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि इसके पीछे उनका उद्देश्य बंधकों की रिहाई के लिए रास्ता बनाना है। बाइडेन मिनियापोलिस में भाषण दे रहे थे, तब किसी ने भीड़ में से कि युद्ध विराम की बात कीजिए। बाइडेन का जवाब आया कि मुझे लगता है हमें युद्ध में ठहराव की जरूरत है। आपने गौर किया होगा कि बाइडेन ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात कर रहे हैं, सीज फायर की नहीं। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए हिंदी में मानवीय ठहराव का इस्तेमाल हुआ है। इसके बारे में बताया गया है कि सीमित भौगोलिक क्षेत्र के लिए सभी पक्षों को युद्ध रोकना होता है ताकि तय समय में मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन उस मदद का क्या फायदा जब आसमान से बेतहाशा बमबारी हो रही है और यहां सभ्य कहलाने वाले देश ह्यूमैनिटेरियन पॉज और सीज फायर की बहस में उलझे हैं। इस्राइल दोनों को ही नकार रहा है। मई 2021 में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गजा में मानवीय ठहराव की अपील की थी। उस समय कोविड का दौर था और हमास और इस्राइल के बीच लड़ाई चल रही थी। तब WHO वैक्सीन और दवा पहुंचाना चाहता था। 2015 में येमेन में युद्ध के दौरान 6 दिन के ठहराव की मांग हुई, लेकिन ठहराव से पहले ही प्रस्ताव गिर गया। अप्रैल 2023 में सूडान में सेना और प्रतिस्पर्धी मिलिशिया की लड़ाई में नागरिकों की मौत के बीच यूएन ने मानवीय ठहराव की मांग की थी। आधिकारिक रूप से ठहराव लागू हुआ भी, मगर लड़ाई जारी रही। 2018 में पुतिन ने सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध के दौरान दमेस्कस के इलाके में रोजाना 5 घंटे के लिए मानवीय ठहराव की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तृत ठहराव का प्रस्ताव गिर जाने के बाद भी रूस ने इस इलाके में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और इसकी घोषणा की। मगर गजा के मामले में मानवाधिकार संस्थाएं कह रही हैं कि जिस स्तर की तबाही हो चुकी है उसके लिए ठहराव से कुछ नहीं होगा, युद्ध विराम करना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसके 88 स्टाफ मेंबर मारे जा चुके हैं। यह अब तक किसी भी लड़ाई में यूएन के कर्मचारियों की मौतों की सबसे बड़ी संख्या है। एजेंसी के अध्यक्ष का बयान है कि हमारा काम तकरीबन पूरी तरह बंद हो चुका है। 2 दिन पहले जब विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन इस्राइल के दौरे पर थे तो उनके साथ तल अवीव में तैनात होने वाले नए राजदूत जैक लुई भी आए। जैक लुई ने अपना पहचान पत्र इस्राइल के राष्ट्रपति को पेश किया और राष्ट्रपति ने अमेरिका के सहयोग की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद भी अमेरिका की हालत यह हो गई है कि वह छोटी कामयाबी की बात कर रहा है। बाइडेन का बयान है कि ठहराव को लेकर छोटी कामयाबी मिल रही है। बाइडेन ने हमेशा कहा कि ठहराव बंधकों की रिहाई के लिए है, लेकिन हमास ने रविवार को कहा कि इस्राइल के हमलों के कारण 60 बंधकों का अता पता नहीं। रॉयटर्स ने लिखा है कि अमेरिका ने इस्राइल को हमेशा पुरजोर समर्थन दिया, मगर हाल के दिनों में उसके बयानों में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब गजा को मानवीय सहायता पहुंचाने, नागरिकों की मौतों को रोकने के प्रयास और ठहराव पर भी बात होने लगी है ताकि बंधकों की रिहाई पर काम हो। मेरी राय में ये सब जबरदस्ती के विश्लेषण हैं, शायद ही कोई इसमें यकीन करेगा। ब्लिंकन के ताजा दौरे में अरब देशों से हुई उनकी बैठक में फलस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास भी शामिल थे। ब्लिंकन ने इराकी नेताओं से बैठक के बाद कहा कि गजा के भविष्य में फलस्तीनी अथॉरिटी की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक प्रभावी और पुनर्जीवित फलस्तीनी अथॉरिटी का
गजा का प्रशासन संभालना सबसे अच्छा होगा। अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अंतराल में सुरक्षा मुहैया करवाती रहेंगी। सभी जानते हैं कि पीएलओ और पीए यानी फलस्तीनी अथॉरिटी को कमजोर करने के लिए हमास को खड़ा किया गया। तो अब हमास को मिटाकर अब्बास को मजबूत करने की बात पर कौन यकीन करेगा। ब्लिंकन कई इस्राएली चेक पॉइंट से गुजरते हुए अब्बास से मिलने रामल्ला गए और वहां से आगे इराक गए। हमास के खात्मे के बाद गजा का प्रशासन कैसा होगा, इस पर भी ब्लिंकन बात करने के लिए अब्बास से मिले। इस प्रस्ताव को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि महमूद अब्बास नाम के प्रतिनिधि हैं, इस वक्त ही उनकी कोई हैसियत नहीं, तो आगे इस्राइल उनकी बात क्यों सुने। ब्लिंकन के दौरे के बाद इस्राएली सेना का बयान आया कि उसकी ज़मीनी कार्रवाई ने गजा को 2 हिस्सों में काट दिया है। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इस्राएली सैन्य बलों ने गजा शहर को चारों तरफ से घेरा। हमारा हमला जारी है कहते हैं, और अब एक दक्षिण गजा है और एक उत्तर गजा है। इजराइल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि उत्तरी गजा से नागरिकों को हटाया जाए ताकि हम हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखें। क्या ये इस्राइल 2 राष्ट्र के समाधान के लिए कभी भी तैयार होगा? युद्ध के बाद ही सही, क्या तैयार होगा? इसका जवाब सभी को मालूम है, तैयार नहीं होगा। इसे सुनिश्चित कराने में अमेरिका से लेकर कई देश पहले भी नाकाम रहे हैं। उनका दोहरापन सामने आ चुका है। 25 अक्टूबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि मुझे इस बात को लेकर बिल्कुल भ्रम नहीं कि मौतों की संख्या को लेकर फलस्तीनी सही बोल रहे हैं। उसी के देश के अखबार लिख रहे हैं अमेरिका के कि इस्राइल ने 1/4 से ज़्यादा इमारतों को नष्ट कर दिया है, लाशें बिछी हुई हैं, मगर बाइडेन को भरोसा नहीं कि फलस्तीनी मरने वालों की संख्या को लेकर सही बोल रहे हैं। गजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 9,770 के पार जा चुका है। 2,550 औरतें हैं, 4,000 बच्चे और किशोर मारे गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि किसी भी युद्ध में मरने वालों के आंकड़े अस्पष्ट ही होते हैं, बदलते रहते हैं। इस्राइल में ही मौतों का आंकड़ा आ जाने के बाद सभी मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। 1 हफ्ते पहले तक 200 लोगों की पहचान नहीं हो पाई थी। उनकी पहचान करने के लिए पुरातत्ववेत्ताओं की मदद ली गई है। यानी मरने वालों की संख्या में बदलाव होता रहता है और सही आंकड़े तक पहुंचना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं। इस हिसाब से देखें तो गजा में जो हालात हैं वहां से ताज़े आंकड़े आना आसान नहीं, ये काम अस्पतालों का होता है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि मैं बाइडेन के बयान से इतना व्यथित था कि मैंने अपने स्टाफ से एक लिस्ट जारी करने को कहा जिसमें मरने वाले हर व्यक्ति का नाम लिखा हो। जब यह लिस्ट जारी की गई तब ये 212 पन्नों की निकली और इसमें तकरीबन 7,000 नाम थे। ऐसा नहीं है कि हमास के आंकड़ों पर संदेह नहीं जताया गया है। अल आहली अस्पताल के आंकड़ों को लेकर अभी तक जांच चल रही है और विवाद हो रहे हैं। इसी से पता चलता है कि अमेरिका इस्राइल के साथ किस हद तक है। जबकि अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट में गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े प्रकाशित होते रहते हैं और वो भी बिना किसी चेतावनी के। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त ने भी इन आंकड़ों को अपनी तफ्तीश के बाद सही पाया। बाइडेन कह रहे हैं कि उन्हें इन आंकड़ों में भरोसा नहीं। ज़रूर फ़लस्तीनी आंकड़ों को लेकर कुछ सवाल हो सकते हैं, जैसे उन आंकड़ों में नहीं बताया जाता है कि हमास के कितने मारे गए और आम नागरिक कितने, मगर यह गिनने और बताने की हालत वहाँ कैसी होगी, इसकी उम्मीद किस आधार पर की जा रही है। इस्राइल की सेना का दावा है कि हमास के 12 कमांडरों को मार दिया गया है। ज़मीनी कार्रवाई में इस्राइल के भी करीब 30 जवान मारे गए हैं। इसी के साथ उत्तरी गजा में हमास के 450 अड्डों को भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। People are living in a horrific nightmare. Food and water are running out. A steady flow of aid is needed to meet the desperate needs now. Humanitarians must be able to deliver it safely, and civilians must be able to reach it safely. Without this, lives will be lost and conflict will spread. उधर गजा में पानी नहीं है। लोगों को रोटी मिल जा रही है तो पानी नहीं, पानी मिलता है तो रोटी नहीं। वहाँ इतना बम बरसाया गया है कि साफ पानी की संभावना समाप्त हो चुकी है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक माँ का ब्यौरा छपा है कि 6 हफ्ते के नवजात बच्चे को वो दूध नहीं पिला पा रही है क्योंकि उसके खुद के पीने के लिए पानी नहीं है। उस महिला को पूरे दिन में 250 मिलीलीटर पानी मिलता है, जबकि अमेरिका के ही डॉक्टर कहते हैं कि प्रसूता मां को दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। कहा जा रहा है कि 20 लाख से अधिक लोगों को पूरे दिन में 2 लीटर पानी भी नसीब नहीं।
पहले भी यहां भेजा जाने वाला पानी इतना गंदा होता था कि 4 में से 1 बच्चे को डायरिया की बीमारी रहती थी। संयुक्त राष्ट्र राहत व कार्य एजेंसी UNRWA ने कहा है कि जल्दी ही लोग प्यास से तड़प कर मरने लग जाएंगे। गजा में एक ही यूनिवर्सिटी थी, उस पर भी बमबारी कर दी गई है। इस बीच भारत की प्रतिक्रिया का पता नहीं चल पा रहा है। शुरुआती बयानों और संयुक्त राष्ट्र में मतदान के समय गैर हाजिर रहने के अलावा विश्वगुरु किस तरह से शांति स्थापित करने में प्रयासरत है, इसका ब्यौरा गोदी मीडिया में भी नहीं मिलता है। इस तरह के झूठ भी बोलने की अब जरूरत महसूस नहीं की जा रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को फोन कर दिया, युद्ध को कुछ घंटे के लिए रुकवा दिया। उस समय मंत्रियों के इस झूठ का भांडाफोड़ विदेश मंत्रालय ने ही कर दिया था और कहा था कि इस तरह की बातें फिजूल की हैं। हमास के हमले और गजा पर बमबारी ने पश्चिमी दुनिया के हुक्मरानों का चेहरा आपके सामने बेहतर तरीके से उजागर कर दिया है। चाहें तो निंदा करने वाले अरब देशों का भी चेहरा देख सकते हैं। सड़कों पर उतरी जनता की चिंता में हुक्मरान मानवाधिकार विराम की बात कर रहे हैं। अगर जनता सड़कों पर नहीं उतरती तो वो भी नहीं करते। यही आपके सुपर पावर देश हैं और आप उनकी सुपारी लिए गांव-गांव में घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।